चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको VSEPR थ्योरी को पढ़ा दिया था। ठीक है, वहां पर हमने H=4 वाली कंडीशन को डिस्कस कर लिया था। अब आगे H=5 भी होता है, H=6 भी होता है। ठीक है, लेकिन इनको डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्जाम में इतने पूछे नहीं जाते। H=1 2 3 4 ये मैंने आपको कराए हैं, आपके एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाएंगे। ठीक है, बस VSEPR थ्योरी यहीं पर हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और वैसे तो मैंने सोचा था कि आपको H=5 कराऊंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई, इसलिए मैं उसको आपको नहीं करूंगा, क्योंकि भाई उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, बस एक छोटी सी बात रह रही है VSEPR थ्योरी में, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है। देखिए, VSEPR थ्योरी को किसने दिया था वो पता होना चाहिए आपको। तो VSEPR थ्योरी को 1940 में सिज्विक ने और पावेल ने दिया था। क्या है? जो VSEPR थ्योरी है हमारी, जिसको हम पढ़ते हैं, इसको 1940 में सिज्विक ने, ठीक है, सिज्विक ने और पावेल ने मिलकर डिस्कवर किया था। लेकिन बाद में चलकर 1957 में, 17 साल बाद, गिलिस्पी, ठीक है, गिलिस्पी और नाइहोम, गिलिस्पी और नाइहोम ने इसमें बहुत सारे करेक्शन किए और इसको संशोधित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर इस थ्योरी के स्टार्टिंग में ऐड कर लेना। इसको दिया था सिज्विक पावेल ने और 1957 में गिलिस्पी नाइहोम ने इसको डिस्कस किया। अगर आपको खोजकर्ता के बारे में पूछे तो आप ये पूरी बात लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको लाइन में, पैराग्राफ में, मतलब एक तरीके से 2 लाइन में मेंटेन करके, ऐसे नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाया है वैसे ही। और जो हमारी VSEPR थ्योरी है ये यहीं पर बस कंप्लीट होती है। आज मैं आपको VBT थ्योरी, जो इससे नेक्स्ट थ्योरी है, उसको पढ़ाऊंगा। और देखिए, जो ये थ्योरी है क्यों दी गई, सबसे पहले आपको जानना होगा, थोड़ा सा बेस समझना होगा। देखिए, यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर में। तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग वैज्ञानिकों का, रसायनज्ञों के अपने अलग अलग मत थे, अलग अलग विचार थे। तो उन्होंने अपने विचारों को इन थ्योरीज के जरिए क्या किया, लोगों के सामने रखा। भाई, इनके कुछ और विचार थे, तो इन्होंने अपने विचार को VSEPR के माध्यम से आपको पढ़ाया। ठीक है, अब अगले साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने कुछ अलग विचार रखे। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिज्विक और पावेल ने क्या किया, सिज्विक ने और पावेल ने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड को समझाया, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा है। लेकिन अब जो VBT थ्योरी है, वहां पर कुछ और ही कोवेलेंट बॉन्ड को बताया गया है। ठीक है, चलो तो उसको समझते हैं एक बार। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है VBT। अब ये VBT होता क्या है? देखो, VBT को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस, ये सी है, सी वैलेंस, बी से वैलेंस, बी से बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए सर, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो इस थ्योरी को किसने दिया था वो देखिए आप लोग। तो 1927 में एक वैज्ञानिक हुए हैं, हाइटलर और लंदन, हाइटलर और लंदन ने इसको दिया था। बाद में चलकर 1930 में ये डिस्कवर है, जिन्होंने इसको दिया था। और 1930 में साइंटिस्ट हुए हैं पोलिंग, पोलिंग और स्लेटर। पोलिंग और स्लेटर ने क्या किया, इसको डेवलप किया, इसको डेवलप किया। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं 1927 में हाइटलर और लंदन ने एक आइडिया दिया था VBT थ्योरी का। उसके बाद 1930 में पोलिंग ने और स्लेटर ने, इन वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पोलिंग और स्लेटर ने क्या किया, इसको डेवलप किया। इन वैज्ञानिकों का नाम केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो अब VBT थ्योरी कहती क्या है वो समझते हैं। देखिए, VBT थ्योरी कहती है कि जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो क्यों बनता है। तो VBT थ्योरी आपको बताती है कि दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। वो कहते हैं कि दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब उन एटम्स के ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब उन एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं क्या करते हैं, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। अब ओवरलैप का मीनिंग क्या है समझिए। देखिए, ये मेरा एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है। ठीक है, अब अगर मैं इस हाथ के ऊपर अपना ये हाथ ऐसे रख दूं तो क्या हुआ, आपकी भाषा में ढक लिया, इस वाले हाथ ने इस वाले हाथ को ढक लिया। लेकिन
इसको हमने ऐसे किया और इसको हमने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो इसको बोलते हैं ओवरलैप करना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ओवरलैप को हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं। तो अगर मैं इस हाथ के ऊपर ऐसे ही हाथ ऐसे पूरा रख लूं तो मैं क्या कहूंगा कि इस राइट हैंड ने इस लेफ्ट हैंड को क्या कर लिया? पूरा ओवरलैप कर लिया, पूरा ढक लिया। ठीक है, तो ये हमारी ओवरलैपिंग होती है। चलिए, जैसे यहां पर आप लोग समझिए थोड़ा सा कि भाई मेरे पास ये एक छोटा सा डॉट है, क्लियर है? ये पहला डॉट है और एक ये दूसरा डॉट है मेरे पास, बिल्कुल इसी के जैसा, इसी के साइज का दूसरा डॉट है। अगर मैं इस दूसरे डॉट को इस पहले के ऊपर रख दूं तो कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल। मतलब मैं क्या कहूंगा कि दूसरे डॉट ने पहले डॉट को क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों डॉट ने आपस में क्या कर लिया? आपस में ओवरलैप कर लिया। तो ये बात होती है बस। अब हम समझते हैं वीबीटी थ्योरी को। चलिए, तो पहले बेस क्लियर होना जरूरी है, तब जाकर हम कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो ये वीबीटी का हमारा पार्ट 1 है। वीएसईपीआर के 5 पार्ट हुए थे, इसके पार्ट इतने नहीं होंगे, कम पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट, तो वीबीटी क्या कहती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। तो क्या कहती है वीबीटी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। चलो सर, सेकंड पॉइंट क्या है? ऑर्बिटल्स केवल वही ऑर्बिटल, लिखते रहिएगा, ओवरलैप करते हैं जो हाल्फ फिल्ड हो वे अपोजिट स्पिन के हों। तो दोनों पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट है कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं? एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु के ऑर्बिटल से। कि अगर कोई दो एटम है, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो उन दोनों एटम के ऑर्बिटल से बनेगा, ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जो हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? मतलब जो आधे भरे हुए हो। मान लो दो ऑर्बिटल है और दोनों को ओवरलैप करना है, तो केवल तभी ओवरलैप कर सकते हैं जब दोनों हाफ फील्ड हो, दोनों में मतलब आधे आधे इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और वे अपोजिट स्पिन के हों। मतलब अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है? समझिए, अपोजिट स्पिन का मतलब है, देखिए, s इक्वल प्लस हाफ और s इक्वल माइनस हाफ। मैंने आपको बताया है, अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर को भरा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं s इक्वल प्लस हाफ, और अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे को भरा हुआ है तो उसको बोलते हैं s इक्वल माइनस के हाफ। ठीक है, तो मान लो ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये तभी कर सकते हैं जब एक में इलेक्ट्रॉन ऊपर को भरा हो, दूसरे में नीचे को भरा हो। मतलब जिन दो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करानी है, वो दोनों ऑर्बिटल में ये बात होनी चाहिए कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। इसमें क्लॉकवाइज है ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो इस तरीके से सेकंड पॉइंट होता है। अब हम थर्ड पॉइंट को समझेंगे। शुरू के तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बहुत ही ज्यादा। तो यहां पर आप लोग देखिए, थर्ड पॉइंट में जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया 50%। समझे इसका मतलब? जो हमारा ओवरलैपिंग एरिया है भैया, वो हमेशा 50% से कम होना चाहिए। मतलब दो ऑर्बिटल के जो ओवरलैपिंग का एरिया होता है वो 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में जो आपका मॉलिक्यूल है, इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि जो मेरा ओवरलैपिंग एरिया है
ओवरलैपिंग एरिया है वो हमारा ज्यादा है 50% से, तो जो मॉलिक्यूल है वो हमारा अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया वहां पर रिपल्सन बढ़ जाएगा। यानी रिपल्सन का मतलब जानते हो? प्रतिकर्षण, दूर भगाना। इस बात को लिख लो, अपोजिट सॉरी जो ओवरलैपिंग एरिया है ऑर्बिटल्स का वो 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तभी जाके जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। और ओवरलैपिंग एरिया हमेशा 50% से अगर ज्यादा हो जाएगा, अगर 50% से ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगा वहां पर। इस कंडीशन में रिपल्सन नहीं होगा। अब ये चीज समझाऊंगा मैं आपको, तो क्लियर हो गई चीज? चलिए सर, अब हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, मान लो हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट है, यहां पर समझाता हूं पहले मैं। मान लो आपके पास एस ऑर्बिटल है। क्या है? एस ऑर्बिटल्स है आपके पास। एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया। भाई एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? हमारे स्फेरिकल होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर 2 में। ठीक है, इस तरीके से इससे हमारे एस ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, चलो यहां पर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। चलो, तो अगर मैं इन दोनों की ओवरलैपिंग करवाऊं तो कैसे होगा? देखो, जब ये ऑर्बिटल इसको ओवरलैप करेगा तो कई तरीके से ओवरलैप कर सकता है। या तो वो ऐसे ओवरलैप कर ले इसको, चलो सर बढ़िया, या वो उसको ऐसे ओवरलैप कर ले। तो वो यहाँ पर दो तरीके से ओवरलैप कर सकता है। ये दो एस ऑर्बिटल थे हमारे पास, ये बीच में ये एक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। मान लो ये वाला न्यूक्लियस N1 है और ये वाला न्यूक्लियस N2 है। ठीक है, अब देखो दो तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है, एक तो ये वाली, एक ये वाली। तो क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखो भाई, इस ऑर्बिटल ने इसको ओवरलैप किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा कॉमन एरिया है। क्या है? इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया इसलिए क्योंकि दोनों ऑर्बिटल का कॉमन एरिया है। और ये यहाँ पर ये वाला है, क्या है? ओवरलैपिंग एरिया यानी ओए। इसको मैंने शॉर्ट में ओए लिख दिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, यहां पर जो ओवरलैपिंग एरिया है वो लेस देन 50% है, वो लेस देन 50% है। लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग एरिया 50% से ज्यादा है। यहां पर ओवरलैपिंग एरिया 50% से क्या है? 50% से ज्यादा है। देखो यहां पर ओवरलैपिंग एरिया कम है भाई, ये जो एरिया है ओ ए कम है यहाँ पर 50% से, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग एरिया ओ ए ज्यादा है 50% से। तो मैंने आपको बताया था जब भी ओवरलैपिंग एरिया 50% से ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और जब भी ओवरलैपिंग एरिया 50% से कम होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, यहां पर ये वाला न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, ये भी न्यूक्लियस पॉजिटिव है, और दोनों एक दूसरे से इस डिस्टेंस पर है। क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, दूसरे एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों दूर दूर हैं, इसलिए रिपल्सन कम होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन दोनों की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, मतलब दोनों में रिपल्सन बढ़ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। रिपल्सन यहाँ वहां पर हो जाएगा, और जहां भी रिपल्सन हो जाता है वहां पर चीजें अनस्टेबल हो जाती है। और रिपल्सन हो क्यों रहा है? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस सेम चार्ज के हैं, प्लस चार्ज के हैं। ठीक है, तो अगर ओवरलैपिंग एरिया 50% से कम है तो न्यूक्लियस दूर रहेंगे, उनमें रिपल्सन कम होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल के अंदर ओवरलैपिंग एरिया 50% से ज्यादा है तो न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे और रिपल्सन बढ़ जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हमारा ओवरलैपिंग एरिया 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक फोर्थ पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहां पर हम एक फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। क्या? ओवरलैपिंग एरिया को मैं ओ ए से डिनोट कर रहा हूं।
ये जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और साथ साथ बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। क्लियर है पॉइंट? चलो देखो, ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भैया जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बॉन्ड एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। साथ में अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। ठीक है, चलो तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ओवरलैपिंग एरिया से बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ तीनों टर्म कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए सर, लेकिन ध्यान रखना ये पूरा रिलेशन हमेशा 50% से कम के लिए लगता है। ठीक है भाई, मान लो एक जगह तो ओवरलैपिंग एरिया आपका 30% है और एक जगह ओवरलैपिंग एरिया 49% हो गया, तो 30% वाले ओवरलैपिंग एरिया की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो 49% वाले ओवरलैपिंग एरिया की बॉन्ड एनर्जी से कम होगी। 30% ओवरलैपिंग एरिया वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 49% बॉन्ड एनर्जी वाले, ठीक है, ओवरलैपिंग से हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग कम है और यहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस चीज को 50% से ऊपर के लिए अप्लाई करो, 50% से ऊपर के लिए अप्लाई करोगे तो चीजें नहीं लगेंगी। ये पूरा रिलेशन 50% से कम के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि 50% से ऊपर जाते ही 50% से ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, उसमें अनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी ड्यू टू रिपल्सन। तो इस तरीके से हमारा 4th पॉइंट है। अब आइए 5th पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो टाइप का होता है, एक तो सिग्मा, पाई। चलो, तो वीबीटी थ्योरी में ये भी बताया है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है। देखो, जो ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक तो एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। एक्सियल मतलब जो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है, जो इन 3 एक्सिस पर होगी वो होगी हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग, और जो एक्सिस पर ना हो वो होगी नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। चलो, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से भी बॉन्ड बनेगा और नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से भी बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, और जो नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा वो होगा पाई बॉन्ड। क्लियर है? अगर कहीं पर केवल एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर कहीं पर केवल नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो केवल पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर कहीं पर एक्सियल नॉन एक्सियल दोनों ओवरलैपिंग एक साथ हो रही हैं तो सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा, दोनों बॉन्ड एक साथ बनेंगे। चलो सर, ये बात क्लियर? अब यहां पर हम देख लेते हैं एक बार एक्सियल ओवरलैपिंग को। तो यहां पर मैं आपको एक बार कौन सा पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, तो यहां पर मैं आपको एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ाता हूं। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में यहां पर हम 3 ओवरलैपिंग को डिस्कस करेंगे। एक तो एस एस ओवरलैपिंग, एक एस पी ओवरलैपिंग, एक पी पी ओवरलैपिंग। चलो सर, ठीक है, तो पहले हम एस एस को डिस्कस करते हैं एक बार। अब एस एस ओवरलैपिंग क्या है? देखो, जो ओवरलैपिंग दो एस ऑर्बिटल के बीच में होगी उसको हम कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग। सिंपल सा है भाई, दो एस ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम एस एस ओवरलैपिंग। चलो, मान लो एक एस ऑर्बिटल ये है और एक एस ऑर्बिटल ये है, एक एस एक एस। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होने के लिए क्या चाहिए? ओवरलैपिंग होने के लिए चाहिए कि दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड हो, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हो।
भाई इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसमें भी एक ही होना चाहिए। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ये ऊपर को है, क्लॉकवाइज है, और ये नीचे को है, मतलब दोनों की स्पिन जो है आपकी अपोजिट है। इसकी क्लॉकवाइज स्पिन है और इसकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड है। अब दोनों की ओवरलैपिंग करवा दो। ये हो गई, तो ये एस एस दो ऑर्बिटल आपस में जुड़ गए। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर को है, इस वाले का ये, और इस वाले का ये ऐसे नीचे को है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपके इस पहले वाले ऑर्बिटल के अधिकार में भी हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले ऑर्बिटल के अधिकार में भी हैं। मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया है आपका ओ ए, यानी ओवरलैपिंग एरिया, जिस एरिया में ओवरलैप हुआ है। चलिए सर, तो इस तरीके से हमारी एसएस ओवरलैपिंग होती है, और इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बना है। क्लियर बात? चलो सर, तो sp कैसी होती है, एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा। देखो sp ओवरलैपिंग को समझने के लिए थोड़ा सा चीजों को क्लियर करो। देखो s ऑर्बिटल तो एक ही होता है, लेकिन p ऑर्बिटल तीन होते हैं। क्यों? देखो, जो हमारे पास p ऑर्बिटल होते हैं वो तीन होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ पर हम कोई से के लिए भी देख सकते हैं, मैं px के लिए बता देता हूँ आपको। तो देखो, एक s ले लो, ठीक है, s हो गया, और एक p ले लो, कौन सा, कोई सा भी ले सकते हो, मैं px के लिए बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से p ऑर्बिटल ऐसा होता है px से आपको। चलो, अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें अपोजिट स्पिन का और इसमें अपोजिट स्पिन का, मतलब इसमें तो होना चाहिए प्लस के हाफ का और इसमें माइनस के हाफ का, दोनों में सेम स्पिन का नहीं होगा। तो जब हम इनकी ओवरलैपिंग करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के कुछ पार्ट को ओवरलैप कर लेगा, इस तरीके से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ओवरलैपिंग एरिया में आ जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये spx ओवरलैपिंग हो गई। कौन सी हो गई? spx। भाई एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए, और कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, ये दोनों जुड़े हैं सिग्मा बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सियल है, एक्सिस पर हुई है। ठीक है, तो सिंपल था, एक s ऑर्बिटल एक px ऑर्बिटल हमने लिया, क्योंकि px ऑर्बिटल तीन होते हैं, px py pz। ठीक है, p ऑर्बिटल तीन होते हैं, px py pz। तो हमने एक s लिया, एक px लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और दोनों को ओवरलैप करवा दिया। ओवरलैप करवा के ये वाली स्ट्रक्चर बनी, एक s और एक px ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए, और इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ओवरलैप कराओ तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को रखो, एक नीचे को रखो, तभी ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारी sp ओवरलैपिंग हो गई। अब हम थर्ड टाइप की ओवरलैपिंग लिख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं pp ओवरलैपिंग। तो यहां पर हम लोग एक बार pp और देख लेते हैं। तो देखो, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको दो p ऑर्बिटल लेने हैं। एक तो ये ले लिया हमने, एक हमने ले लिया। अब आपको ये डाउट होगा कि सर px ले py ले, कौन से ले? तो मान लो ये भी px है और ये भी px है। क्लियर? चलो सर, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया। इसमें भी एक ले लो, लेकिन इसमें नीचे क्यों ले लो? क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। यहां पर ओवरलैपिंग अगर हम करवाएं तो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से, ये px और ये px आपस में कंबाइन हो गए, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहां पर ये क्या है आपका, ये है ओवरलैपिंग एरिया। तो इस तरीके से हमारी पीपी ओवरलैपिंग होती है। तो ये भी कैसी है, ये भी एक एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सिस पर होती है। तो यहाँ पर हमने ओवरलैपिंग को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इन ओवरलैपिंग के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग का भी एक एग्जांपल समझेंगे, एसपी का भी एक समझेंगे, और पीपी ओवरलैपिंग का भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं, आइए एस एस ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल।
तो चलिए यहाँ पर पहला है H2। तो H2 एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है उसको हमें देखना है। देखो H2 मॉलिक्यूल को हम बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर समझेंगे। तो देखिए जो H2 है वो एसएस मैकेनिज्म का एक एग्जांपल है। क्यों? देखिए भाई H का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका एग्जांपल सॉरी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। चलो, और दूसरे वाला जो है वो भी 1s है तो कितना होगा 1s1। इसमें एक ऑर्बिटल ऐसे होगा s, एक ही ऑर्बिटल s में वो ऐसे होगा s। ठीक है, चलो ये भी s है ये भी s है। तो समझिए यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर भर दो, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर भर दो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब बस हमें इन दोनों H को ओवरलैप करवाना है ताकि H2 मॉलिक्यूल बन जाए। ठीक है, चलो करवाते हैं। तो एक s ऑर्बिटल ये हो गया, एक s ये हो गया, तो इनको इनकी शेप में बना लेते हैं एक बार ऐसे वो ऐसे। ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे को है। बस आपको इस बात को समझना है कि हमने दूसरे को नीचे को क्यों दिखाया। तो हमने दूसरे को नीचे इसलिए दिखाया क्योंकि दोनों एटम में एक एक, दोनों ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल है तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दोनों वे इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, मतलब अगर एक ऊपर को है तो दूसरा नीचे को होना चाहिए। तो हमने इनको इनकी शेप में बना लिया क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो ये ऊपर को है और ये नीचे को है। अब इनको अगर मैं ओवरलैप करवाऊं तो कैसा बनेगा? तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है आपका OA यानी ओवरलैपिंग एरिया। तो इस तरीके से ये दो s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए और इन s ऑर्बिटल के बीच में क्या बना? इन s ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। देखो जो हमारा बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी, जो बॉन्ड बनता है वो ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। हम कहते तो हैं एटम के बीच में लेकिन वो बनता है ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, तो ये वाला ऑर्बिटल पहले वाले हाइड्रोजन का था और ये वाला ऑर्बिटल पहले वाले हाइड्रोजन का था। दोनों s ऑर्बिटल आपस में जुड़ गए, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गए, तो इस तरीके से हमारा H2 मॉलिक्यूल बन गया है। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त होती है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, एक ऊपर को है तो दूसरा नीचे को होना चाहिए। चलो, तो इस तरीके से हमारा H2 मॉलिक्यूल बनता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है HF, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये Sp का एग्जांपल है, Sp जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको। तो 1s का 1s1 होता है और नो f इसका होता है 1s2 2s2 2p5। चलो, तो इसका बनाओ एक बार ऐसे होगा और यहाँ पर 2p को करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि sp ओवरलैपिंग होगी तो p वाले ऑर्बिटल से मतलब है हमें। तो कैसे बनाएंगे इसका? ऐसे होता है। चलो, तो इस तरीके से ये 2p5 हो गया। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर ये तो px होता है, ये py होता है, ये pz होता है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरी p सबसेल है और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो px py pz। तो pz वाला ये ऑर्बिटल क्या है? ये ऑर्बिटल आपका कैसा ऑर्बिटल है? ये एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये एक ऑर्बिटल है, ये एक और ये एक, तो इस वाले ऑर्बिटल पर ध्यान देना है हमें। क्यों? क्योंकि ये दो ऑर्बिटल तो पूरे फुल फिल्ड है तो इन्हें तो मतलब नहीं है किसी से भी, लेकिन ये वाला हाफ फिल्ड है, मतलब ये ओवरलैपिंग कर सकता है। ओवरलैपिंग वही कर सकता है जो हाफ फिल्डेड हो। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर को है तो हमें क्या करना है? हमें कारस्तानी खेलनी होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन नीचे के ऊपर दो। क्यों? क्योंकि हमें इसकी इससे ओवरलैपिंग करनी है और इसकी स्पिन ऊपर की हो रहा है तो इसकी स्पिन नीचे की ओर होनी चाहिए। क्लियर? चलो, तो ये पीजेड ऑर्बिटल है, करते हैं। ये s हो गया, ऐसे बनेगा आपका। ये पीजेड है, ये ऐसे बनेगा आपका। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा नीचे की ओर। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग करवा दो। तो जब हम इन दोनों की ओवरलैपिंग करवाएंगे तो क्या होगा? ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल इस तरीके से मिल जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला यहाँ। तो ये spz, ये दो ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे, s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल, और इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन फ्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा।
तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था, ये आपका फ्लोरीन का ऑर्बिटल था। ठीक है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली एस ऑर्बिटल में पीजेड ने और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, चलो तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा एग्जांपल जो है पीपी का, यानी पीपी मतलब जो पीपी ओवरलैपिंग थी उसका एग्जांपल। चलिए, बस ओवरलैपिंग के लिए ध्यान में रखिएगा कि दो ऑर्बिटल होने चाहिए, दो ऑर्बिटल में दोनों के दोनों हाफ फिल्डेड होने चाहिए, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन में अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, एक ऊपर को दूसरा नीचे को। ठीक है, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, या तो दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब एक ऊपर को हो दूसरा नीचे को हो। चलो, थर्ड एग्जांपल है पीपी, सॉरी F2 सीखेंगे, F2 कैसे बनता है। ये पीपी का एग्जांपल है। देखिए, एस के भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, एसपी के भी बहुत हो सकते हैं, पीपी के भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही एग्जांपल करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो आप बुक से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो फ्लोरीन का विन्यास करेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p5, 9 फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। चलो, तो देखो पीपी है तो हमें तो पी ऑर्बिटल से मतलब है। बनाओ, इसके वाला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसके वाला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चलो, तो यहां पर ये दो ऑर्बिटल बिल्कुल, भाई ये px है, ये py है और ये pz है, ये px है और ये py है, ये pz है। ठीक है, तो ये दो ऑर्बिटल और ये दो ऑर्बिटल, ये तो फुल फिल्डेड है, इन्हें तो किसी से मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास फुल रूप से बिल्कुल अपना सब कुछ कंप्लीट है, तो इसलिए इन्हें कुछ मतलब नहीं है। एक तो ये वाला ऑर्बिटल pz और एक ये वाला, ये दोनों हाफ फिल्डेड है, तो ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं। चलो, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है दोनों में एक ही स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ऊपर की ओर है, इसमें भी ऊपर की ओर है, तो इसमें नीचे की ओर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब ये pz जो है और ये pz जो है, दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड है और दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं, मतलब ये ओवरलैप कर सकते हैं। चलो करवाते हैं, तो ये ऑर्बिटल ले लो और ये वाला ले लो। ठीक है, pz और इसमें एक ऊपर की ओर है, इसमें एक नीचे की ओर है। अगर मैं ओवरलैपिंग करवाऊंगा तो कैसे होगा, इस तरीके से। तो pz और ये pz दो ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ आ जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि pz के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने F2 का बनना सीख लिया, क्योंकि जब इस वाले फ्लोरीन का ये ऑर्बिटल और इस वाले फ्लोरीन का ये ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब जाहिर सी बात है दोनों फ्लोरीन एटम आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग F2 का बनना सीख सकते हैं कि F2 कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हमने SS, SP और PP तीनों टाइप के ओवरलैपिंग को सीख लिया। अब लगभग एक या दो पार्ट और बचा है इस थ्योरी में। वीडियो का लगभग 2 या 3 पार्ट है, 2 या 3 पार्ट में मैं इस थ्योरी को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी मोट। ठीक है, ये तो है VBT, वो है मोट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीनों ही थ्योरी VSEPR, VBT और मोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।